बेटा अब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम मेथड से, ठीक है। और इनकम मेथड सबसे आसान मेथड है तीनों मेथड में से, ठीक है। और ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, ठीक है। इनकम मेथड कहता क्या है पहले तो ये समझ लो, जितनी भी फैक्टर इनकम है इन सबको ऐड कर दो और इनकम मेथड खत्म। सबसे आसान बात बोल रहा हूं मैं आपको। कितनी फैक्टर इनकम होती थी? हाँ बोलकर बताओ एक बार। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है बेटा। सबसे पहले वेजेस लिखना है। वेजेस की जगह मैं लिख रहा हूं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। रेंट, रेंट की जगह लिख रहे हैं रेंट एंड रॉयल्टी। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और एक और कंपोनेंट होता है बेटा इसका मिक्स्ड इनकम। अभी समझ में आएगा क्या होता है, बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मैं इन सबका सम टोटल कर दूंगा और इनकम मेथड खत्म हो जाएगा। बस मुझे जानना क्या है, इनके बारे में जानना है, डिटेल्ड जानना है बहुत ज्यादा, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तीन चीजों से मिलकर बनता है। अगर डायरेक्टली पेपर में नहीं दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो क्या करना पड़ेगा, उन तीन चीजों का समेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या है ये? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स, ईआर लिख रहा हूं, एम्प्लॉय के लिए डबल ई लिखते हैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। पहले इन तीनों चीजों को क्लियर करूंगा तब शिफ्ट करूंगा रेंट एंड रॉयल्टी पे। वेजेस एंड सैलरी इन कैश समझते हो, पर मंथ जॉब रख रखी है 30,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना कैश मिलते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इन काइंड ये क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयर ने कैश में नहीं दिया लेकिन इन काइंड में आपके ऊपर पैसे खर्च रहा है। रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखा है, फ्लैट रहने को दे रखा है फ्री में, बेटा एम्प्लॉयर तो खर्च ही रहा है आपके लिए। आपके चिल्ड्रंस एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में वो चीजें नहीं आती जो जॉब करने के लिए जरूरी है, जहां आपकी कोई डिस्क्रिशन ही नहीं है। एम्प्लॉयर ने कहा यूनिफॉर्म पहन के ही आना है जॉब पर, ये मैंने आपको दे दी यूनिफॉर्म, बेटा ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कोई डिस्क्रिशन थी नहीं। ये तो कंपलसरी चीज है जॉब करने के लिए। जो चीज कंपलसरी है जॉब करने के लिए वो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड कभी नहीं होगी। समझ में आई? ऑर्गेनाइजेशन की कार चलाने को दे रखी है, ऑफिशियल टूर पे भी उस कार पे जाते हो, पर्सनल पर्पस के लिए भी उस कार पे जाते हो, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है, क्योंकि वहां आपकी डिस्क्रिशन है। यहां डिस्क्रिशन नहीं होगी ना बेटा, वो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड बनेगा नहीं। समझ आई बात? इन कैश समझ आया था? इन काइंड में मैंने 3 एग्जाम्पल तो दिए हैं आपको, ठीक है ना। रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयर के स्कूल में, और आप बोल सकते हो एक कार मिली हुई है ऑर्गेनाइजेशन से, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ट्रिपल एस, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल एस? सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बेटा आप बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर पीएफ, ग्रेचुटी, और आपको पता ही है पेंशन भी आ जाएगी, ठीक है ना। तीनों टर्म क्लियर भी की हुई है, तीनों रिटायरमेंट बेनिफिट है। दोबारा बात समझ लो, एक बात पहले पेंशन की। बाबू जब आप किसी जॉब से रिटायर हो जाते हो, नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में ही है ये फैसिलिटी, ठीक है, वो भी बंद हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। आप किसी जॉब से रिटायर हो जाते हो, जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है, मान लो 60 की एज में रिटायर होना है, 60 जो लास्ट मंथ था आपका, उसकी सैलरी आपको मिली 60,000 रुपए महीना, बेटा आपको पेंशन मिलेगी 30,000 रुपए महीना, लगभग जस्ट हाफ रहती है। तब तक मिलेगी जब तक आप जिंदा हो, आपके मरने के बाद आपके स्पाउस को, और स्पाउस के मरने के बाद खत्म। समझ आई बात? ये होती है पेंशन। बेटा अगर ये एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो है, हो तो रहा है एम्प्लॉय का ही भला, ठीक है। बाबू पीएफ की बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड सुना ही होगा ना, ठीक है। कुछ और मत समझना, दिमाग मत लगाना पीएफ पे बहुत ज्यादा, बैंक अकाउंट है पीएफ।
पीएफ सिर्फ एक बैंक अकाउंट है जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। बाबू आपकी जॉब लगती है 9 लाख रुपए साल, ठीक है, आपसे कोई पूछता है आपकी सैलरी कितनी है, लोगों को आंसर आता है सब कुछ कट कुटा के ना मेरे हाथ में 7,80,000 आते हैं। भाई तेरी जब जॉब 9 लाख रुपए पर एनम किया तो ये कट कुटा के 7,80,000 कैसे आते हैं? क्या कट जाता है बेटा? 2 चीजें, एक इनकम टैक्स और एक प्रोविडेंट फंड। आप क्या करते हो बेटा, आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन पहले ही जमा कर देता है आपकी सैलरी में से काटकर, और जितना आपके हिस्से का कंट्रीब्यूशन है उतना ही खुद जमा करता है। आपकी 26 साल में जॉब लगी, ठीक है, और आपने जमा करना शुरू करा 40,000 रुपए साल। अगर आप 40,000 जमा करते हो तो आपका एम्प्लॉयर भी 40,000 जमा करता है। पहले साल जमा हुए 80,000, दूसरे साल जमा हुए 80,000, तीसरे साल जमा हुए 80,000, ब्याज भी लगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है पैसा, और आप रिटायर हुए एट द एज ऑफ 60। 34 साल तक आपने जॉब करी, हर साल 80,000 रुपए जुड़े। समझ में आया? 11 साल में बैंक पैसा भी डबल कर देता है। तो जो 11 साल तक पैसा पड़ा होगा 33 साल तक रहा वो। समझदार हो आप? कितना पैसा बन चुका होगा वो। आपको रिटायरमेंट में मिले 1 करोड़, ठीक है ना, खुशी आ गई, मिलना है चवन्नी मिलेगी आपको, घबराओ ना, हाँ खुश हो गए, तुम्हें नहीं मिल रहा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड समझ में आया, ठीक है। क्या जोड़ना है? सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का मत जोड़ देना, देगा नहीं, पेपर कंफ्यूज करने के लिए देगा पक्का। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द SSS, ठीक है। सेकेंड वन इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होती है? ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। ग्रेचुटी का मतलब बेसिकली होता है ऑनर देना, सम्मान देना, ठीक है ना। आप बेटा जब जॉब छोड़ते हो या क्विट करते हो या रिटायरमेंट होता है, अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 5 इयर्स की कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है तो यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो। समझ में आई बात? बाबू ग्रेचुटी कैलकुलेट करने का लॉ में एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके तहत ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है और आपको एक सम मिलता है। जैसे प्रोविडेंट फंड मिलता है रिटायरमेंट बेनिफिट, वैसे ही ग्रेचुटी भी एक ह्यूज सम रहता है, ठीक है। ये जब कैलकुलेट करने का नंबर आएगा वो CIPCC में आएगा या जब बीकॉम करोगे फाइनल ईयर तक आएगा। अभी ये जानना जरूरी नहीं है कैलकुलेट कैसी होती है, लेकिन मतलब पता होना चाहिए ग्रेचुटी है क्या चीज। तीनों चीजें समझ में आई? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द SSS। इन तीनों चीजों का सम क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बात ओके। शिफ्ट कर रहा हूं मैं रेंट एंड रॉयल्टी। पहले रेंट की बात। बेटा रेंट में ना एक्चुअल रेंट भी जोड़ना है एज वेल एज इंप्यूटेड रेंट भी जोड़ना है। अब ये क्या बात है? एक्चुअल रेंट भी जोड़ना है और इंप्यूटेड भी, ये क्या बात है? बेटा बात सुनो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये मेरी खुद की जगह तो नहीं है जहां मैं पढ़ा रहा हूं। क्या मैं रेंट पे करता हूं? करता हूं। अंकल की इनकम है। क्या मैं एक्चुअल रेंट पे करता हूं? हां एक्चुअल में कर रहा हूं, ठीक है, उनकी इनकम है। लेकिन मानकर चलो अगर ये मेरी जगह होती तो जो इसका मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट होता मैं वो भी ऐड करता अपनी इनकम में एज इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड मतलब जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो भी इसकी मार्केट वैल्यू निकल सकती है, ठीक है ना। अगर मैं सिमिलर जगह सिमिलर लोकेशन की जगह किसी को रेंट पे दूंगा तो मैं क्या कमा सकता था, वो वैल्यू जोड़नी है। समझ आई बात? एक्चुअल रेंट क्या है, इंप्यूटेड रेंट क्या है, ओके। बात कर रहे हैं रॉयल्टी की। लो रॉयल्टी क्या चीज होती है बाबू? गवर्नमेंट, आपको पता है कभी सुना है कोयला आवंटन, कोयला खदानें बेच दी, माइनिंग साइट्स बेच दी, कभी सुना है? सुना है? बहुत सारी जगह पे होती है ना माइनिंग, नहीं बेचती गवर्नमेंट, साइट्स बेचती हैं, ठीक है ना। बता देता हूं बेटा, कोयले की खदानें तो 1-1 लाख करोड़ में भी बिकती हैं, कई साल के लिए। 5 साल के लिए बेच दी 1 लाख करोड़ में, 5 साल तक जितना मर्जी कोयला निकाल लो उस साइड से, जितना मर्जी, आप जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लो। बेटा आप इसके बदले में जो 1 लाख करोड़ दे रहे हो गवर्नमेंट को रॉयल्टी दे रहे हो, वो गवर्नमेंट की रॉयल्टी इनकम है। मैं उसको छोड़ो, एक और एग्जांपल से समझाता हूं बाबू। मान लो कल को मैं किताब लिख देता हूं, ठीक है, और मैंने क्या करा,
किसी पब्लिशर से बात करी, पब्लिशर का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और बुक मैंने लिखी थी। मैंने कहा आप मेरी बुक पब्लिश कर दो अपने पब्लिशिंग हाउस में। उसने कहा ठीक है बाबू, बुक पब्लिश करी उसने और उसकी MRP प्रिंट करी ₹300। अब बात समझते जाना बहुत आराम से, ठीक है। MRP प्रिंट करी ₹300, ठीक है। उसको कॉस्ट आई हुई थी प्रिंटिंग में ₹80। उसने मेरे को बोला कि हम रॉयल्टी आपको ₹100 बुक देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने ₹100 बुक लिया, मैं हो गया साइड, ठीक है। उसने क्या करा बाबू, ₹60 कमाने के लिए छोड़ दिए होलसेलर के लिए, यानी कि उसने कहा 20% डिस्काउंट पे हम होलसेलर को बेचते हैं, ₹60 उसको कमाने के लिए छोड़ दिए। उससे लिए कितने, 240, 100 मुझे दे दिए, 140 उसने रख लिए। 140 में उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, ₹80 बुक, ₹60 बुक वो ले गया। ये जो ₹100 वो मेरे को पे कर रहा है ना, ये मेरी रॉयल्टी इनकम है। समझ आई बात। फ्रेंचाइजिंग सिस्टम में भी रॉयल्टी की बात समझाई देता हूं, अभी समझानी बहुत जरूरी है। बेटा आपने डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है। लेट्स सपोज डोमिनोज की फ्रेंचाइजी मिली आपको 1 CR में, ठीक है, मान लो 10 साल के लिए, ठीक है। आपने फ्रेंचाइज फी पे करी 1 CR, आपको 10 साल के लिए फ्रेंचाइज मिल गई। डोमिनोज और आपके बीच का रेशो डिसाइडेड हुआ प्रॉफिट का 70-30, मतलब 30 फिर भी आपने डोमिनोज हेड ऑफिस में देने हैं 30% प्रॉफिट का, 70% आपने रखना है। आपको 70% क्यों दिया जा रहा है, ताकि आप 1 करोड़ को कवर कर लो। दूसरी बात, सारे एक्सपेंसेस क्योंकि आपके रहते हैं, बिजली के सारा स्टाफ आपका रहता है, मेंटेनेंस सब कुछ आपके रहते हैं, इसलिए 70% आपको दिया जा रहा है। बेटा ये आपकी रॉयल्टी है, या आप जो आप उनको पे कर रहे हो 30%, या आप उनको रॉयल्टी पे कर रहे हो। समझ आई बात। रॉयल्टी क्या चीज होती है, तो बेटा रॉयल्टी की भी वैल्यू जोड़नी है। आगे बढ़ो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है बेटा, जैसे रेंट में है वैसे ही यहां पर है बेटा, एक्चुअल इंटरेस्ट भी जुड़ना है एज वेल एज इंप्यूटेड इंटरेस्ट भी जुड़ना है। सुनो बेटा, अगर मैंने किसी से लोन लिया प्रोडक्टिव गुड्स बनाने, प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए, चाहे गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, मैं उसको जो ब्याज पे कर रहा हूं, एक्चुअल इंटरेस्ट जो पे कर रहा हूं, वो बेटा उसकी इनकम है, इनकम मेथड में जुड़ेगी। लेकिन दूसरी बात समझ लेना, अगर किसी ने अपने पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए लोन लिया है और बाद में ब्याज पे कर रहा है, बेटा वो इस मेथड का पार्ट नहीं होती। आपको पता है ना, हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है ना। अगर बेटा किसी के घर में मैरिज है और उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया और शादी कर दी, ठीक है, और बेटा बाद में उसकी ब्याज दिए जा रहा है, क्या ये जुड़ेगा? नहीं, सिर्फ वही लोन का ब्याज जुड़ेगा बेटा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लिया गया था, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है। पहली बात तो ये रखो क्लियर, समझ आई। एक्चुअल समझ आया, व्हाट डू यू मीन बाय इंप्यूटेड? आप भी करते हो अकाउंट्स बनाते टाइम, बिजनेसमैन ने बिजनेस में खुद ही पैसा डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है, वही तो है इंप्यूटेड इंटरेस्ट। अगर आपने किसी से लोन लिया और ब्याज दे रहे हो, वो तो एक्चुअल इंटरेस्ट है, वो तो जुड़ना ही जुड़ना है, इंप्यूटेड भी जुड़ेगा। अगर खुद का पैसा लगाया हुआ है और खुद को जो मार्केट में जो ब्याज रेट चल रहा है वही खुद को दो ब्याज, वो वैल्यू जुड़नी है, इंप्यूटेड वैल्यू। समझ में आई बात। लेकिन बेटा 2 चीजें नहीं जुड़नी स्पेसिफिकली। कौन सी 2 चीजें? अगर गवर्नमेंट पब्लिक डेट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट दे रही है, गवर्नमेंट लोन लेती है, देती है। टी बिल्स का नाम सुना है, पब्लिक डेट सुना है? आपको पता है ना, गवर्नमेंट, मान लो बेटा गवर्नमेंट ने लोन लिया है, पब्लिक डेट लिया है और गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रखा, ठीक है ना, अपने कर्जे चुकताने के लिए, फॉरेन के कर्जे चुकताने के लिए कुछ भी कर रही है, तो बेटा वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा, एक फर्म दूसरी फर्म को अगर लोन का कोई ब्याज दे रही है, वो भी नहीं जुड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डबल स्टार। एक फर्म दूसरी फर्म को कोई ब्याज दे रही है, कोई इंटरेस्ट दे रही है, वो मत जोड़ देना। पता है क्यों? देखो,
आपको ये दिख रहा है कि प्रॉफिट जुड़ेगा, ठीक है। मैं आपको P&L अकाउंट दिखाता हूं। मान लो ये ABC लिमिटेड है, इसने ब्याज पर पैसा दिया XYZ लिमिटेड को, ठीक है। आप खुद सोचो बेटा, X इसने जब इसको ब्याज दी होगी तो ये अपने P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा बाय इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। जब ये P&L में रिकॉर्ड होगी तो क्या इसके नेट प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगी? समझ आई बात? बेटा देखो, एक इनकम एक ही तो जगह रिकॉर्ड करोगे, ये प्रॉफिट में रिकॉर्ड हो जाएगी, तो इसको इंटरेस्ट इनकम में रिकॉर्ड मत करना, ठीक है। एक ही तो, मैं दो जगह रिकॉर्ड कर लूं, इंटरेस्ट इनकम अलग प्रॉफिट अलग, एक जगह रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट में इंक्लूड होती है, इसलिए इसको इंटरेस्ट इनकम में इंक्लूड नहीं करते हम। क्लियर इतनी बात? ओके बात है बाबू? गवर्नमेंट लोन लेती है, टी बिल्स लेती है, ठीक है। टी बिल इशू करती है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लगाया किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, लगाती है, जरूरी है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए पैसा चला रखे, इतने सारे प्रोग्राम चला रखे, उसमें पैसा दे दिया, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए नहीं। गवर्नमेंट ब्याज दे रही है, क्या जोड़ू? नहीं जोड़ना, हम सिर्फ उसी लोन का ब्याज जोड़ते हैं जो प्रोडक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। बड़े आगे प्रॉफिट, बाबू प्रॉफिट क्या होता है? एक रिवॉर्ड है रिस्क लेने का, एंटरप्रेन्योर जो रिस्क ले रहा है उसका रिवॉर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है बेटा, प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं, कल बोल चुका हूं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। समझ आई बात? पता ही है ना ये क्या चीज होती है, ठीक है ना। टैक्स पता है क्या चीज होती है, डिविडेंड पता है क्या चीज होती है, रिटेन अर्निंग पता है क्या चीज होती है, बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा। इन तीनों को क्लब करके प्रॉफिट बनता है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो इन तीनों को जोड़ना, प्रॉफिट तक पहुंच जाओगे। इतनी बात क्लियर, ठीक है बेटा। कई बार क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, इन तीनों को क्लब करके हम एक और नाम से जानते हैं, नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर इन तीनों को नहीं दिया हो और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो तो बेटा वो भी ओके है। यानी कि फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या करता है पता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। बच्चे समझते ही जाल में ही फंस जाते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई भी ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस भी और प्रॉफिट भी जोड़ाएंगे। अरे समझो तो सही, इन तीनों के लिए वर्ड इस्तेमाल हो रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? क्लियर? एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। ये क्या चीज होती है बेटा? देखो, अगर आप एक से ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के खुद ही ऑनर हो तो बेटा आपकी इनकम यहां या यहां नहीं जुड़ेगी, आपकी इनकम से सीधा मिक्स्ड इनकम में जुड़ेगी। मैंने क्या बोला? एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज के, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा। कहने का मतलब क्या समझो बेटा, बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मैं बताता हूं, लगभग सारे रिटेलर की इनकम मिक्स्ड इनकम में जुड़ती है, अलग अलग हेड में नहीं जुड़ती। समझने की कोशिश करो। एक छोटा सा बार्बर है, ठीक है, ठीक है बाबू, रेंट उसकी मान लो किराए की है, लेबर वो अकेला है, कैपिटल उसने अकेले लगाई है, एंटरप्रेन्योर वो अकेला है। क्या वो एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज का खुद ओनर है? उसकी इनकम अलग अलग कहीं नहीं जोड़ना, सीधा मिक्स्ड इनकम में जुड़ेगी उसकी इनकम, ठीक है। एक डॉक्टर है जिसने अपने रेजिडेंस पे क्लिनिक खोला हुआ है। सुनो सुनो, बड़े काम की बात। एक डॉक्टर है जिसने अपने रेजिडेंस पे क्लिनिक खोला हुआ है, लैंड उसकी है, तो जल्दी जल्दी बताओ। लेबर अकेला नहीं काम कर रहा और लेबर रख रखी है, तो ये नहीं है, ठीक है। कैपिटल अपनी लगा रखी है और एंटरप्रेन्योर खुद है। क्या एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज का ओनर है? बाबू अगर लोन लेकर काम शुरू किया होता, कैपिटल भी अपना होती, क्या एक से ज्यादा अभी भी ओनर है? क्या होगा फिर ऐसे केसेस में? मिक्स्ड इनकम में जुड़ेगी। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सारी बातें समझ आई? पक्की बात है? देख लो, पक्का? चलो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 3 पार्ट थे, जल्दी जल्दी बोलो। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द SSS, ठीक है। देन रेंट एंड रॉयल्टी, एक्चुअल रेंट भी जुड़ना है, इंप्यूटेड रेंट भी जुड़ना है, और रॉयल्टी का मतलब समझ लिया। इंटरेस्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट भी जुड़ना है, इंप्यूटेड इंटरेस्ट भी जुड़ना है। क्या 2 चीजें नहीं जुड़नी?
गवर्नमेंट का पब्लिक डेट के ऊपर गया हुआ इंटरेस्ट और एक फर्म ने जो दूसरी फर्म को पे किया, क्योंकि वो प्रॉफिट में पहले ही जुड़ जाएगा। प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। अगर इन तीनों की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा हो तो कोई सरप्राइज मत हो जाना, ये तीनों को मिलाकर हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। और मिक्स्ड इनकम क्या होती है? जब एक से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज के आप खुद ओनर होते हो तो बेटा आपकी इनकम मिक्स्ड इनकम में ही जुड़ती है। समझ में आई बात? अब 2 बातें रहेगी। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड समझा दो पेपर में मेरे को, मैं तो भगवान नहीं हूं ये कह दूंगा कि आएगा ही वैल्यू एडेड मेथड, तो ये भी देख लेते हैं। और प्रिकॉशंस, स्टेप 1 बेटा बिल्कुल वैल्यू एडेड मेथड की तरह से है। स्टेप 1 क्या करो? सबसे पहले क्लासीफाई करो, क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्लासीफाई कर दो बाबू सारी की सारी इंडस्ट्रीज को, एंटरप्राइज को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। हो गया क्लासीफाई। स्टेप 2 बेटा इन तीनों इंडस्ट्रीज ने जितनी भी फैक्टर इनकम बांटी है, सुन लो, इन तीनों इंडस्ट्री ने जितनी भी फैक्टर इनकम बांटी है उसको क्या करो बेटा? क्लासीफाई कर दो इनटू 5 हेड्स। 5 हेड्स कौन से हैं? वही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। स्टेप 3 बेटा जब आप पूरे इंडिया की इनकम को ऐसे क्लब करोगे ये निकल कर आएगा आपका एनडीपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम है बेटा। एफसी के लिए 2 मिनट वेट कर लो, मैं भी बताता हूं एफसी क्यों है। ठीक है, एन क्यों है, नेट क्यों है बेटा? इसमें डेप्रीसिएशन का कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड में था, वहां कैपिटल गुड्स का यूज हो रहा था। समझ में आई बात? ठीक है, बड़े आगे चलो। अभी जरा मेरी तरफ देखना, प्रिकॉशंस। छह प्रिकॉशन है। ठीक है, सबसे पहली बात ये याद आएगी, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी बेटा। ट्रांसफर इनकम ना तो नेशनल इनकम का वही पार्ट होती है ना डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती। ठीक है, क्यों नहीं होती पार्ट बाबू? ये क्योंकि अर्न नहीं की जाती, इट इज अ गिफ्ट ओनली। समझ में आई बात? हाँ जी। दूसरी बात, सेकेंड हैंड इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन बेटा अगर कमीशन या ब्रोकरेज है तो वो 100% इंक्लूड होगी। ठीक है। तीसरी बात, सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, बेटा इसकी इनकम इंक्लूड नहीं होती, लेकिन कमीशन या ब्रोकरेज होती है। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने शेयर बेचा, मैंने पैसे कमाए, इंक्लूड होगा? नहीं होगा। लेकिन मैंने बेटा ब्रोकर को ब्रोकरेज दी है, जिसने शेयर बिकवाया है, क्या उसकी इनकम है? हां, उसकी पक्का है। 3 बातें समझ में आई? कौन से? नहीं भाई, नेशनल इनकम के लिए कैलकुलेट नहीं होते, इट इज अ मेयर पेपर क्लेम। पेपर क्लेम कभी पार्ट नहीं होता। फिर वही बात, प्रोडक्शन किया क्या? शेयर को बेचना प्रोडक्शन है? हम बात किसकी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन। पेपर खरीदा था, पेपर बेच दिया, पैसे कमा लिए, क्या इनकम है? इसके हिसाब से इनकम नहीं है। इस बात को समझो, प्रोडक्शन। ठीक है, पक्की बात समझ आई? बड़े आके चलो, 3 बातें समझ में आ गई है। 4th वन, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स ये इंक्लूड नहीं होते बेटा। इनकम फ्रॉम लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति से पैसे जीत के आगे, हॉर्स रेस पे सट्टा लगा दिया, वहां जीत गए, इलीगल एक्टिविटी वैसे भी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तुझे सब पता है भाई, विंडफॉल गेन इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, ठीक है,
पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, जस्ट लाइक डेथ ड्यूटी एंड गिफ्ट टैक्स, डेथ ड्यूटी एंड गिफ्ट टैक्स ये भी इंक्लूड नहीं होता पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। बाबू एक इंसान मर गया, ठीक है, और पीछे पैसा छोड़ गया, बेटा जब उसको शमशान घाट में जलाया जाता है तो उसकी एक फीस रहती है, वो पे की जाती है, ठीक है। अब बेटा आप उसको शमशान घाट की नई इनकम मत बना देना, क्योंकि क्या होगा, जिस साल उसने कमाई थी वो इनकम मेथड में जुड़ गई होगी, क्योंकि उसी की सेविंग से पे हो रही है, हम माना जाता है ऐसा, समझ आई बात। और ऐसे ही गिफ्ट टैक्स है, ठीक है, किसी मदर फादर ने अपनी लड़की को कुछ गिफ्ट किया तो बेटा उनकी लड़की की कोई इनकम नहीं बन जाएगी, जिस साल उसके मदर फादर ने कमाया होगा उस साल वो जुड़ चुका होगा, समझ आई बात, ओके बात। एंड लास्ट वन, imputed value of services provided by the owner of production unit, ठीक है बाबू। देखो क्या लिखा है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, और ये मैं पहले ही एग्जांपल दे चुका हूं इसका। इंप्यूटेड वैल्यू जुड़ती है अगर कोई ऑनर अपने आप ही को कोई सर्विस दे रहा है, देखो दोनों जगह जोड़ी आपने, रेंट में भी जोड़ी और इंटरेस्ट में भी जोड़ी। रेंट एंड रॉयल्टी में इंप्यूटेड रेंट जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, इंटरेस्ट में इंप्यूटेड इंटरेस्ट जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, वही है ये बात। अब यहां पर वापस आ जाओ बेटा, मैंने क्या बोला था कि एफसी में 2 मिनट में समझाता हूं, समझाऊं बेटा। एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, प्लस एनआईटी। क्या एनआईटी में सब्सिडी नाम की कोई चीज होती है, होती है। क्या ट्रांसफर इनकम जुड़ती है, सब्सिडी क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम। इसलिए बेटा ये एफसी कैलकुलेट होता है, क्योंकि ट्रांसफर इनकम का कोई रोल नहीं है, समझ आई बात। एंड फोर्थ वन, स्टेप नंबर 4, बेटा आप डोमेस्टिक इनकम तक पहुंच चुके हो, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है, देन कैलकुलेट द नेशनल इनकम। और ये कैसे कैलकुलेट होगी, ऐड करके, किसको, एनएफआई को। खत्म हो गया। कौन सा, हाँ टैक्स भी ट्रांसफर इनकम है और सब्सिडी भी ट्रांसफर इनकम है, इसीलिए नहीं जोड़ी जा रही भाई। यहां टैक्स इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सब्सिडी इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स। ट्रांसफर इनकम कभी पार्ट नहीं होती, इसलिए नहीं जोड़ते, ठीक है। फिट फाइन, समझ में आया। ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़नी, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज से जो भी इनकम हुई है नहीं जोड़नी, कमीशन ब्रोकरेज जोड़नी है। सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड डिवेंचर नहीं जोड़ना, लेकिन उनकी कमीशन और ब्रोकरेज जोड़नी है। विंडफॉल गेन, ये क्या होता है, लॉटरी से कमा लिया, हॉर्स रेस से कमा लिया, केबीसी से कमा लिया, ये भी नहीं जोड़ना। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, डेट ड्यूटीज और गिफ्ट टैक्स, ये भी नहीं जोड़ना, ये भी नहीं जोड़ना। इंप्यूटेड वैल्यू ये जोड़ना है जो ऑनर ने सर्विसेज दी। इन 6 में से एक ही चीज जोड़नी है बस।